गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम क्लास 7th में एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। क्रमचय एवं संचय, क्रमचय एवं संचय, ये आपके लिए नया टॉपिक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप आईआईटी के कोई से भी एग्जाम, किसी भी साल के एग्जाम को उठा के देखेंगे तो कॉम्बिनेशन परमुटेशन में से एक सवाल जरूर मिलेगा और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक समस्या यही रहती है कि इसमें मैथमेटिकल पोर्शन थोड़ा कम और समझना बहुत ज्यादा है। तो आप जितना सुनेंगे ना ध्यान से, है ना, उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हम पहले इस परमुटेशन को पढ़ेंगे, क्रमचय को, इसके बाद संचय की बारी आएगी। क्रमचय पढ़ते हैं, ठीक है। तो काम क्या आता है ये, मैंने कहा ना, हम गणितीय हमेशा किस लिए पढ़ते हैं? चीजों को आसान बनाने के लिए, सरलीकरण के लिए। तो अब ये क्या काम आएगा हमारे क्रमचय संचय, है ना। पहला सवाल कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड है और उस एटीएम कार्ड के पिन, अगर आपके पास है एटीएम कार्ड तो आपको पता होगा इसकी पिन होते हैं 4 डिजिट के, ठीक है, जब आप उसे यूज करते हैं तो। और वो 4 डिजिट आपको दी जाती है या आप खुद बनाते हैं ऐसा डिजिट जो दूसरा यूज ना कर सके, ठीक है। अगर गलती से आपका कार्ड खो जाए तो क्या वो 4 अंक जो आपने बनाए हैं वो कोई दूसरा नहीं बना सकता क्या? क्योंकि हमारे पास गणितीय अंक में केवल 0 से लेकर 9 तक बात करें तो 10 डिजिट होती हैं, बस केवल 10 डिजिट। इन्हीं 10 डिजिटों को आपने यूज करके बनाया, तो क्या मैं नहीं बना सकता है, कोई और नहीं बना सकता उसका कोड? बना सकता है, लेकिन उसके लिए फिर जो बैंक है वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है कि आप केवल एटीएम के पिन को 3 बार दिन में यूज कर सकते हो बस, ठीक है। उसके बाद आपके पास टाइम मिल जाता है, अगर आपका कार्ड कोई खो जाता है तो आप कंप्लेंट कर सकें। इसी तरह से, है ना, ये दिमाग में बातें आती हैं। फिर सिक्योरिटी के लिए, अच्छा, अगर आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन तो ऑब्वियसली आपके पास, सबके पास होगा, पेरेंट्स के पास होगा, तो हम ये देखते हैं कि इंडिया में ही चलो बात करते हैं, है ना। इंडिया में 1.25 अरब लोग रहते हैं, है ना। अब इतने सारे लोग रहते हैं और सबके पास लगभग लगा लो, चलो सबके पास मोबाइल, फिर भी सबके नंबर अलग अलग है और डिजिट हमारे पास केवल कितनी है? 0 से 9। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि क्या एक नंबर किसी दूसरे नंबर को, दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है क्या? अब दिमाग में तो यही है कि नहीं दिया जाता, है ना। कभी भी आप देखना, दिया नहीं जाता। आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो किसी और को अलॉट नहीं होगा, ठीक है। अब वो क्यों नहीं होता किसी और को अलॉट? अगर सपोज करो कि ये 10 अंकों का मोबाइल की बजाय 5 अंकों का मोबाइल होता तो क्या सारे लोगों को वितरित कर दिया जाता? नहीं। जैसे जैसे यूजर्स बढ़ेंगे ना, आपके मोबाइल के जो डिजिट्स हैं 10, वो बढ़ते रहेंगे फिर, ठीक है। अब क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से उसकी कैलकुलेशन करके देखेंगे। दूसरा एक छोटा सा सवाल है, पहले हमारे पास जो बैंक के अकाउंट नंबर होते थे वो 8-10 अंक के होते थे जब डिजिटल नहीं था। अब वो 14 या 16 अंक के होने लग गए डिजिटल होने पर, ठीक है। वो इसीलिए कि लगभग हर एक आदमी के 2 या 3 या 4 अकाउंट होते हैं। अब ऐसे ही हर एक आदमी 2 मोबाइल रखने लग गया या 2 नंबर की सिम रखने लग गया, है ना। तो कंपनियां क्या करती हैं कि नया मोबाइल या नया नंबर देने की बजाय उसे पोर्ट करवा देती है, ठीक है। तो वो सब इसीलिए सुविधा के लिए। अब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, सिक्योरिटी, जहां हम पासवर्ड लगाते हैं, या फिर ये कहें नोटों के सीरियल नंबर हैं, गाड़ियों के सीरियल नंबर हैं। दिमाग में कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं कि दूसरे व्यक्ति के पास वो नंबर क्यों नहीं है। देखो, हम चलो अब तो सब डिजिटल हो गए, पहले मोबाइल के रिचार्ज के लिए स्क्रैच कूपन आते थे, जैसे आप स्क्रैच करो, नंबर आते थे 16 डिजिट का या 14 डिजिट का, उसे आप मोबाइल में डालो और रिचार्ज हो जाता था। अच्छा, आप अपनी मर्जी से कोई एक नंबर डाल के देखो, फिर नहीं होता था रिचार्ज। क्यों नहीं होता था? उसका भी आपको जवाब यही मिलेगा, ठीक है। आपने एक मूवी देखी होगी सुपर 30, उसमें एक सवाल पूछते हैं कि अगर किसी पार्टी में 30 लोग जाते हैं और हर एक आदमी एक व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो बताओ कितने हाथ मिले। इन सारे सवालों के जवाब आपको कहाँ मिलेंगे? परमुटेशन में, ठीक है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। तो मैंने अभी कहा ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चीजें हमें जो आसपास दिखाई देती हैं, है ना, उन चीजों से रिलेटेड चीज है आपकी परमुटेशन, और इम्पॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूं आपके आईआईटी की दृष्टि से। इसमें लिखना कम है, समझना बहुत ज्यादा है। अगर आपको समझ में आती है ये टॉपिक, है ना, तो आपको मैथ्स बहुत आसान लगेगी। मैंने कहा ना, मैंने इसलिए आपको ये सब चीजें बता रहा हूं ताकि आप इस मैथ्स के जितने भी टॉपिक है उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ लें।
देखो आप, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि एक ही दिन में मैं कहूं कि मैं पूरी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा दूं तो संभव नहीं, और आप भी एक दिन में पूरी पढ़ लो ये भी संभव नहीं, ठीक है। इसलिए जितना पढ़ाया जा रहा है उतना समझ में आना चाहिए बस आपको, ठीक है ना। और फालतू की तो पता नहीं कितनी सारी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे या हो जाएंगे, है ना, उन सब की बारी आएगी, लेकिन अभी मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके समझ में आना चाहिए। तो देखो मैं क्रमचय को पढ़ाने से पहले गणना का आधारभूत सिद्धांत पढ़ाता हूं आपको। गणना का आधारभूत सिद्धांत, आधारभूत सिद्धांत की गणना कैसे की जाती है, ठीक है। तो गणना का आधारभूत सिद्धांत पढ़े आप। देखो गणना का आधारभूत सिद्धांत सिंपल सा है कि यदि किसी कार्य को, ठीक है, यदि किसी कार्य को कोई व्यक्ति m तरीके से कर रहा है और दूसरे कार्य को कोई व्यक्ति n तरीके से कर रहा है, तो उसे कुल m क्रॉस n तरीके से किया जा सकता है। मैंने कहा ना समझना बहुत जरूरी है, लिखा मैंने m क्रॉस n है और लाइन पूरी बोल दी। क्या कहा मैंने, सुनो, यदि किसी कार्य को कोई m तरीके से करता है, दूसरे का किसी कार्य को कोई n तरीके से करता है, तो उसे कुल m क्रॉस n तरीके से किया जा सकता है। ये गणना का आधारभूत सिद्धांत होता है, ठीक है। अब एक बार दोबारा से समझे, गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या है कि यदि किसी कार्य को m तरीके से, है ना, किसी कार्य को n तरीके से किया जाए तो उसे कुल m क्रॉस n तरीके से किया जाएगा। इसका एग्जांपल देखो आप एक बार कि कैसे किया जाएगा, ठीक है। देखो मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि मान के चलो आपके पास एक वर्ड है ROSE, रोज, ठीक है, ये वर्ड है। अब मुझे इसके सारे अक्षर लेके, सारे अक्षर जैसे ROSE कोई सा भी, इसका अर्थ निकलो मत निकलो, ठीक है, 1 2 3 4 चारों अक्षरों से मिला के ना अक्षर बनाए, तो कितने अक्षर बना सकता है, ठीक है। मतलब मैं कितने अक्षर बना सकता हूं, तो देखो 4 है ये, तो मैं 4 खाने बना लेता हूं, एक बार खानों से समझाता हूं, 3 4। अब मैं एक काम को, इन चारों में से एक वर्ड को है लिख रहा हूं, तो मैं इस काम को कितने तरीके से करूंगा, मैं इस काम को 4 तरीकों से करूंगा। या तो मैं इसमें R लिखूंगा, या O लिखूंगा, या S लिखूंगा, या E लिखूंगा। बात समझ में आई। ये कोई कार्य है, इसमें एक अक्षर लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, एक अक्षर, तो मैं इस कार्य को कितने तरीके से करूंगा, 4 तरीके से। नहीं आया आपके समझ में। देखो ROSE, तो मैं इसमें से कोई सा भी एक वर्ड उठा के यहां लिख दूंगा, तो मैं 4 तरीकों से इस कार्य को पूर्ण कर सकता हूं। अब कौन से तरीके से कर रहा हूं ये मुझे नहीं पता, मैं यहाँ R लिख रहा हूं, O लिख रहा हूं, S लिख रहा हूं, लेकिन कितने तरीकों से इस काम को कर रहा हूं, इस खाने को भरने के 4 तरीकों से। बोलो बात समझ में आई है, ठीक है। चलो अब मैंने एक अक्षर इसमें भर दिया, कौन सा भरा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक भर दिया, ठीक है, लिख दिया। अब किसी और व्यक्ति की बारी आई, अब उसके पास कितने लेटर बचेंगे बताओ। एक लेटर मैंने यहां लिख दिया, तो उसके पास तो 3 ही लेटर बचे। वो यहां कितने अक्षरों में से इस खाने को भरने की कोशिश करेगा, 3, ठीक है। तो इस खाने को भरने के लिए वो कितने तरीके लगाएगा, 3 तरीके लगा सकता है। वो कितने तरीके लगा सकता है, 3। नेक्स्ट, इस खाने को भरने के लिए कितने तरीके बचेंगे। अब नेक्स्ट जो अगला व्यक्ति आएगा वो इसे 2 तरीके से भर सकता है, और वो इसे 1 तरीके से। कुल मिला के अगर मैं 4 अक्षरों को बना के कोई वर्ड बनाऊं, है ना, जैसे मैंने बना दिया ORSE, एक ये बना दिया, कोई व्यक्ति आया उसने बना दिया S, है ना, ERO, तो ये सारे वर्ड है ना, इनके अर्थ निकले ना निकले वो एक अलग बात है। तो मेरे ये समझ में आया कि मैंने किसी, है ना, कार्य को 4 तरीके से किया गया, दूसरे कार्य को 3 तरीके से, फिर इसे 2 तरीके से, फिर इसे 1 तरीके से। तो कुल इसे कितने तरीके से किया जाएगा, 4 3 2 1 तरीके से। ये 4 3 12 दूनी 24, 24 तरीके से किया जा सकता है। कितने तरीके से, 24 तरीके से। वो गणना का आधारभूत सिद्धांत है। समझ में आया थोड़ा बहुत कि यदि किसी कार्य को m तरीके से किया जाए, दूसरे कार्य को n तरीके से किया जाए, तो उसे कुल mn तरीके से किया जा सकता है। अगर मैं केवल यहां 2 लिखता, देखो मेरे पास है ना A और B, तो मैं इसे 2 तरीके से लिख सकता हूं, A B और B, बस, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। तो देखो अगर मैं 2 खाने बना के पूछता, तो A B में से इसे भरने के कितने तरीके हुए, 2 तरीके, इसे भरने के कितने तरीके हुए, 1, कुल कितने तरीके हुए, 2।
तो मैं ए बी को 2 तरीके से लिख सकता हूं। ये तो किसी काम को m तरीके से और उसी काम को n तरीके से किया जाए तो उसे कुल mn तरीके से m into n तरीके से किया जाएगा। तो m n तरीके से किया जाएगा तो वो कितने हो गए 2। ठीक है, तो ये गणना का आधारभूत सिद्धांत है जिसके ऊपर हमारी एक्सरसाइज है ना। लेकिन उससे पहले भी मैंने कहा ना, गणना का आधारभूत सिद्धांत सीखा आपने। अगर आप इस प्रश्नावली को एनसीईआरटी के तरीके से पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप सारी चीजों को कवर कर पाएंगे, है ना। लेकिन जो हमारी राजस्थान की बुक है ना, पुरानी वाली, अब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी, तो उसमें इस प्रश्नावली को बहुत अच्छे से लिखा हुआ है या समझाया गया है ना। तो हम सब चीजों को टच करेंगे जितना भी हमने पढ़ाया है। लेकिन उसके लिए अगर आप ज्यादा इसकी मैंने कहा ना, ज्यादा इसकी अगर आप वो करें तैयारी, है ना, परमुटेशन की, तो आप पुरानी बुक यानी राजस्थान बोर्ड की बुक और देख लें। चल, तो ये गणना का आधारभूत सिद्धांत हो गया। एक और सवाल है मेरे पास, आपके अच्छे से समझ में आएगा कि गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या है। देखो मेरे पास एक सवाल है कि 5 व्यक्ति हैं मेरे पास। कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति। क्वेश्चन है 5 व्यक्तियों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बिठाया जाता है, कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, कितने प्रकार से। अब 5 व्यक्ति हैं आपके पास, एक पंक्ति में बिठाना है। ठीक है, ये पंक्ति बना ली मैंने, 1 2 3 4 और 5, ये सीट बना दी, 5 सीटें बना दी, एक ही पंक्ति में 5 सीटें बना दी। अब पहली सीट पे 5 व्यक्तियों में से बिठाना है पहली में, तो आप बताओ कितने तरीके से बिठाओगे। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं बिठाना। ठीक है, इकाई दहाई वाले तरीके से। तो यहां कितने तरीके से इसे भर सकते हैं? 5 तरीके से। समझ में आया? अब 5 तरीके से भर दिया। अब एक व्यक्ति यहां बैठ गया, अब कितने व्यक्ति बचे? 4। अब नेक्स्ट जो कार्य होगा वो 4 तरीके से होगा। 4 में से कोई एक व्यक्ति यहां बैठेगा, इस यहां 3 में से कोई एक व्यक्ति यहां बैठेगा, यहां 2 में से और यहां 1 में से। कुल मिला के 5 चौक 20 या 60 दूनी 120 तरीके से हम इन 5 व्यक्तियों को पंक्ति में बिठा सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे करके। तो ये एडजस्ट यानी गणना का आधारभूत सिद्धांत सीखना बहुत जरूरी है क्रमचय के लिए। तो देखो व्यक्तियों को आगे पीछे कैसे बिठा सकते हैं। कई बार माला, हार, मोती, पता नहीं क्या क्या बनाने बैठ जाते हैं, उन सबको कितने तरीके से। हमेशा दिमाग में जब आप ये सोच के चलते हैं ना कि आपका माइंड एक तरह से चीजों को ऑब्जर्व करता है, तो ये जरूर दिमाग में आती है बहुत सारी चीजें, है ना, कि किसको कितने तरीके से बिठा सकते हैं, किसको कहाँ बिठा सकते हैं, है ना। कितनी सारी चीजें चलती है दिमाग में। तो वो सब चीजों के लिए मैंने कहा ना, गणना का आधारभूत सिद्धांत आना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो तो अब परमुटेशन सीखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज और सीखेंगे परमुटेशन से पहले, क्रमचय से पहले। हम सीखेंगे क्रम गुणित संकेतक, ये और सीखेंगे। फैक्टोरियल सीखेंगे। देखो फैक्टोरियल, है ना, या क्रम गुणित, ये क्या होता है? क्रम गुणित या फैक्टोरियल। अब देखो फैक्टोरियल कहें या क्रम गुणित कहें, ये क्या होता है सुने आप ध्यान से। देखो नाम से पता चल रहा है क्रम गुणित यानी क्रम से गुणा करना, है ना। तो क्रम गुणित, क्रम से गुणा करना। देखो n, अगर मैं n को गुणा करूं, n क्रम गुणित लिखूं, तो n क्रम गुणित का मतलब होता है n, फिर इंटू इससे एक कम कर दो n-1, फिर इससे एक और कम कर दो n-2, n-3, ऐसे करते चले जाओ जब तक कि आपको 3 2 1 प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, लास्ट में आपको हमेशा 3 2 1 तो प्राप्त होगा। जैसे 5 है, 5 का क्रम गुणित लिखना है तो मैं लिखूंगा 5, फिर इसको किससे गुणा करूंगा? इससे एक कम से, फिर इसको एक कम से, फिर इसको एक कम से, फिर इसको एक कम से। ये कहना था 5 का क्रम गुणित। समझ में आया? इसे पढ़ते हैं 5 का फैक्टोरियल। क्या पढ़ते हैं? 5 का फैक्टोरियल है। इसे पढ़ते हैं n का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये चीज सीखनी आपको जरूरी है। इस n के फैक्टोरियल को संकेत में n फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं, या फिर ऐसे भी लिख देते हैं n फैक्टोरियल। देखो या तो ऐसे लिखते हैं n फैक्टोरियल, या l बना के n लिख देते हैं, या n बना के एक नीचे डंडा लगा देते हैं। ठीक है, तो ये संकेत है n फैक्टोरियल के। तो n फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं। अब 5 का फैक्टोरियल है तो 5 का फैक्टोरियल ऐसे लिख दिया। ठीक है जी, ये वाला चिन्ह भी यूज कर सकते हैं। हमारी बुक में क्या है, ये वाला चिन्ह यूज कर रखा है मोस्टली, तो हम यही वाला, है ना, साइन यूज कर रहे हैं।
4 का फैक्टोरियल लिखूं तो मैं कितना आएगा, 4 3 2 और 1। फिर 2 का फैक्टोरियल कितना आएगा, 2 आएगा ना, 2 इंटू 1। 1 का फैक्टोरियल कितना आएगा, 1। तो अब ये हमें समझ में आया कि 1 का फैक्टोरियल, 2 का, 3 का, 5 का, सबका फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1। देखो फैक्टोरियल है मतलब तरीके, क्रम गुणित है ना, तो 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है एक तरीका। ठीक है, किसी काम को नहीं करना भी एक तरीका कहलाता है, अगर आप थोड़ा सा समझे तो। इसे मैं बाद में सिद्ध कर दूंगा कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर क्यों होता है, लेकिन अगर मैं तरीकों की बात करूं तो 0 तरीका मतलब एक तरीका। अगर आप किसी काम को नहीं करते ना तो वो तरीकों में काउंट हो जाता है, तो इसलिए फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। अब देखो आपको मैंने अभी समझाया कि फैक्टोरियल n यानी क्रम गुणित क्या होता है। तो फैक्टोरियल बोलते हैं आप इसे, है ना, या n का क्रम गुणित ऐसे बोल लो। तो फैक्टोरियल n की जो वैल्यू है वो अभी मैंने आपको सिखाई, तो इसके बारे में थोड़ा और समझना है कि फैक्टोरियल n बराबर होता है n इंटू n माइनस 1, दैट n माइनस 2, n माइनस 3, और ये कहां तक खुलता रहेगा, जब तक कि 3 2 1 नहीं आ जाता, जब तक आप इसे करते रहेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, केवल और केवल धनात्मक संख्याओं के ही क्रम गुणित परिभाषित होते हैं। ठीक है, केवल धनात्मक पूर्णांक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं के, ठीक है, धनात्मक, समझ में आ गया। तो धनात्मक पूर्ण, तो पूर्ण इसलिए क्योंकि उसमें 0 और शामिल हो रहा है, ठीक है, नहीं वरना मैं धनात्मक प्राकृत संख्याएं कह देता, केवल प्राकृत संख्या 1 से चालू होंगी, लेकिन इसमें 0 का भी फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, इसलिए पूर्ण संख्याएं की बात कर रहे हैं। केवल धनात्मक पूर्ण संख्याएं ही के ही क्रम गुणित परिभाषित किए जा सकते हैं। तो अभी मैंने n का फैक्टोरियल लिखा, तो धनात्मक n का मतलब पता चली गया होगा आपको, है ना, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्ण संख्या। नेक्स्ट फैक्टोरियल n। अच्छा, फैक्टोरियल n को ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1, इसका फैक्टोरियल। देखो आगे तक यही तो है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिखेंगे तो n माइनस 1, n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिखता हूं, कितना आएगा, पहले ये यूं का यूं आएगा n माइनस 1, फिर इसमें से एक कम होगा, फिर एक और कम होगा, और फिर कहां तक लिखेंगे इसे, 3 to 1 तक। समझ में आ गया होगा आपके, है ना। इसी तरह से n माइनस 2 लिखना चाहूं मैं, तो ये कितना आएगा, n माइनस 1, सॉरी n माइनस 2, फिर n माइनस 3 और n माइनस 4, कहां तक, 3 2 1 तक। तो मुझे इस क्रम गुणित में ये समझ में आया कि फैक्टोरियल n बराबर मैं लिख सकता हूं n, और ये किसके बराबर है, पूरा फैक्टोरियल n माइनस 1 की। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, या फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, और n माइनस 2 से लेकर सब किसके बराबर है, n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, समझ में आया आपके। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल n बराबर n माइनस, है ना, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल n, है ना। अब देखो अगर मैं बात करूं इसके 1 की, तो n बराबर 1 रखने पर, जब आप n बराबर 1 रखेंगे तो आएगा 1 का फैक्टोरियल, कितना आएगा, 1 का फैक्टोरियल बराबर 1 और 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 हो गया, बराबर 1 माइनस 1, 0 को 1 से गुणा करेंगे, 0 का फैक्टोरियल, तो 0 का फैक्टोरियल कितना आया, 1। यही मैंने आपको समझाया कि 0 का फैक्टोरियल हमेशा कितना आता है, 1। ठीक है, तो गणना के आधारभूत सिद्धांत में आपने कुछ थोड़ा सा सीखा, और इसके अलावा क्रम गुणित सीखा कि फैक्टोरियल n क्या होता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फैक्टोरियल 1 से लेकर, है ना, और फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, कर लोगे, 1 का मान 1, 0 का भी लिख लो, चलो 0 का मान भी 1, 2 का 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1, फिर 3 का 6, 4 का 24, 5 का 120। इस तरह से आपको 10 तक याद रखनी है, ये आज आपका काम है। 1 से लेकर 10 तक आप लिखेंगे। 10 का फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। समझ में आया, तो ये आपको करना है क्रम गुणित में। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद परमुटेशन। ठीक है, इतना जब आप सीख लेंगे तो वो आप अगली वीडियो में देखेंगे। उससे पहले मैंने अभी जो आपसे काम कहा है वो करेंगे। 1 से लेकर 10 तक क्रम गुणित लिखेंगे और उन्हें याद रखेंगे, क्योंकि जब सवालों में आपके पास आएगा तो आप गुणा करने नहीं बैठेंगे, सीधा बताएंगे कि कितना होता है। ठीक है।